हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की परी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले ये जो बेसिक टर्म है इनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम जिन बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे वे बेसिक टर्म हमारे सामने पहले पहले नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनको हम लोग कक्षा छठवीं से पहले से भी जानते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और नोटबुक बनाने के लिए बीच बीच में ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाएगा या लिखा रहेगा उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला बेसिक टर्म है वो है क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। क्योंकि हम जानते हैं और क्लास 11th में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एरिया क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। लेकिन अभी तक जितने भी डेरिवेशन या जहाँ भी हम लोगों ने एरिया का प्रयोग किया, बस केवल उसके मैग्नीट्यूड से हमारा क्या हमारा जो कुछ भी होना था हो जा रहा था। लेकिन अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें एरिया के परिमाण के साथ साथ उसके दिशा का भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो भी डेरिवेशंस पढ़ेंगे तो उस डेरिवेशन में जो एरिया का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो उसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन भी क्या करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा। तो अब जो भी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे वहाँ पे एरिया को हम क्या करेंगे, एक सदिश के रूप में लेंगे। क्योंकि आप लोग क्लास 11th में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लोग ये नहीं पढ़े हैं कि एरिया कैसे कैसे एक सदिश राशि है, तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं कि एरिया क्या है, एक सदिश राशि है। इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सबसे आसानी से हम समझने के लिए, इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, पैरेललोग्राम का उदाहरण ले सकते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का जो एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी जो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है केवल लंबाई और चौड़ाई पे ही निर्भर नहीं करता, बल्कि लंबाई और चौड़ाई के जो बीच का जो कोण होता है उस कोण के ज्या पर भी निर्भर करता है। आइए इस उदाहरण से देखिए। ये हमने क्या ले लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया जिसका नाम निकलेचर हमने कर दिया ABCD। ये क्या है, ये इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जो इसके साथ ये क्या कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होता है, जो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो अगर आधार को हमने क्या L से डिनोट कर दिया और ऊंचाई को H से, तो अगर यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो यहाँ से अगर साइन थीटा ले हम, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण से ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा H बटे बी। और अगर यहाँ से H का मान निकालें तो H बराबर बी, इधर पक्षांतर करेंगे तो बी साइन थीटा हो जाएगा। हमने इसको समीकरण 1 बना लिया। समीकरण 1 से अगर मान रखें तो A बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 में हमने क्या कर दिया, H का मान रख दिया, तो A बराबर, समीकरण 1 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर L इंटू बी साइन थीटा। अब एक चीज देखिए, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये परिमाण है, ये लंबाई का परिमाण है और ये क्या है, चौड़ाई का परिमाण है। और ये क्या है, एक अदिश राशि है और ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि ये रेज है, थोड़ा सा हम किरण को देखें कि जैसे किरण में होता है, अगर ये ओरिजिन है तो यल के पास हम कह सकते हैं कि यल के पास एक डायरेक्शन होगा जो कहाँ से होगा, ए से बी की तरफ होगा। और अगर बी को हम रेज माने तो बी के पास जो डायरेक्शन होगा वो ए से डी की तरफ होगा। इसका मतलब ये लंबाई का परिमाण हो गया, ये चौड़ाई का परिमाण हो गया, और ये क्या है, दोनों के बीच की ज्या है। तो हम जानते हैं कि जो दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच का जो कोण होता है कोण के ज्या पे निर्भर करता है। अगर इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करें तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर A बराबर L क्रॉस वेक्टर B। अतः इससे स्पष्ट हो गया कि क्या है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। अब ये चीज़ है कि अगर क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो गई तो सदिश के लिए दो कंडीशन, कम से कम दो कंडीशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास होना चाहिए। पहला तो क्या, मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन। तो ये तो देख लिया हमने कि मैग्नीट्यूड है और इसमें डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। यानी क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का जो दिशा होता है वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे कि अगर मान लें कि ये क्या है, हमारा हथेली है और ये हथेली का क्या है, अगर ये एरिया है, सरफेस है, तो इस सरफेस का डायरेक्शन या तो लंबवत अभिलंबवत ऊपर की ओर होगा या अभिलंबवत नीचे की ओर होगा। जबकि अगर इस तल की बात करें तो ये जो ब्लैक बोर्ड के तल में है तो इसका क्या होगा, अभिलंबवत बाहर की ओर होगा।
चीज़ है कि अब हम गॉस थ्योरम जब पढ़ेंगे या फिर उसके बाद के जो भी डेरिवेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हमको लंबाई और चौड़ाई तो दिया नहीं रहेगा। जब लंबाई चौड़ाई नहीं दिया रहेगा तो केवल क्या दिया रहेगा, परिमाण दिया रहेगा, किसका, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल को हम कैसे कैसे आखिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम अनेक छोटे छोटे खंडों से क्या कर सकते हैं, मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और उसमें जो प्रत्येक जो लघु भाग होगा अपने आप में क्या होगा, एक सदिश राशि होगी, और जिसकी दिशा किधर होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, एक क्षेत्रफल है जो जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल ए से। और ये क्या है, इसका एक छोटा सा भाग है, अल्पांश भाग है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डी ए। ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये डी ए क्या है, इस छोटे से अल्पांश भाग का परिमाण है। और इस परिमाण के अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, जो जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर डी ए से रिप्रेजेंट किया है। और यन कैप क्या है, इसकी दिशा में अभिलंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश है। और जब हम इसको लिखेंगे सदिश के रूप में तो वेक्टर डी ए बराबर लिखेंगे डी ए डॉट यन कैप। तो ये क्या होगा, अल्पांश भाग के लिए क्या होगा, ये क्षेत्रफल सदिश होगा। और इसी तरह अगर हम क्या करें, संपूर्ण भाग के लिए क्षेत्रफल सदिश लिखना चाहें तो सेम ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, अल्पांश भाग पूरे संपूर्ण भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके जगह पे लिख देंगे वेक्टर ए डॉट यन कैप। यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, इस पूरा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या है, परिमाण है। और ये यन कैप क्या है, एक अभिलंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर, अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें तो यन कैप। तो ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश होगा, जबकि ये क्या होगा, अल्पांश भाग के लिए क्षेत्रफल सदिश होगा। तो जब भी हमको किसी भी डेरिवेशन में क्षेत्रफल सदिश लिखना होगा तो अल्पांश भाग के लिए लिखेंगे तो हम ये वाला लिखेंगे, यानी इतना लिखें, या इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। या फिर जब संपूर्ण भाग के लिए लिखना होगा तो संपूर्ण भाग के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये तो रहा हमारा पहला बेसिक टर्म। ऐसे ही हमारा जो दूसरा बेसिक टर्म होगा वो होगा हमारा घनकोण। घनकोण को जानने से पहले आइए हम लोग पहले प्लेन एंगल को जान लें, यानी जो कोण होता है कोण को जान लें। जैसे कि हम लोग पढ़े ही हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए चले आए हैं कि जो किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल कहते हैं। मतलब यानी चाप और जो त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, रेडियम होता है। ठीक उसी प्रकार वो तो किसी वृत्त के कारण हुआ, वृत्त कैसा था, 2D था, मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई थी। लेकिन अब क्या होगा, जब हमारा शेप 3D हो जाएगा, मतलब गोला हो जाएगा, तो उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे वृत्त के कारण वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, प्लेन एंगल कह रहे थे। ठीक उसी प्रकार जो गोला के कारण यानी गोले के कारण गोले के केंद्र पर जो कोण यानी गोले के छोटे से अल्पांश भाग के कारण यानी जो कोण बनेगा कहाँ पे, गोले के केंद्र पर, उसको हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। और जो उसके लिए मात्रक यूज करेंगे वो क्या होगा, स्टेरेडियम होगा। तो आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अगर हम घन कोण को परिभाषित करना चाहें तो कुछ नहीं, जैसे कि हम वहाँ पे पढ़ते कि 2D था। 2D मतलब वृत्त ले रहे थे, वृत्त के चाप के यानी वृत्त का क्या करते, किसी वृत्त का छोटा सा अल्पांश भाग का यानी चाप के द्वारा क्या हो रहा था, केंद्र पर जो कोण बन रहा था उसको क्या कह रहे थे हम, प्लेन एंगल कह रहे थे। ठीक उसी प्रकार का, क्योंकि वहाँ पे 2D था तो वहाँ पे हमने क्या ले लिया था, आर्क जब ले रहे थे तो आर्क के कारण जो कोण बन रहा था वो क्या था, प्लेन एंगल था। अब यहाँ पे अब उतना ही भाग लेंगे, छोटा सा यानी गोला है 3D है, जब छोटा सा अब अल्पांश भाग लेंगे तो अल्पांश भाग के साथ उसकी ऊंचाई भी होगी, तो ऊंचाई के साथ यानी लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाएगा, और जिसके कारण क्या बन जाएगा, एक क्षेत्र मिलेगा। तो वहीं से हम कंपेयर करेंगे तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, आसानी से उसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा। अब ये क्योंकि पृष्ठ आ गया, वहां पे क्या था, जब यहाँ पे क्या था, वृत्त था तो चाप आ रहा था, जबकि यहाँ पे गोला हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, पृष्ठ आ जाएगा। तो बस वहीं से कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। के द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्योंकि उसका मात्रक क्या होता था, रेडियन और लेते थे, और जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। अब क्योंकि देखें, ये मान लीजिए क्या है, ये ऐसे गोला था जिसकी त्रिज्या क्या स्मॉल आर है, और ये क्या है, इसका एक अल्पांश भाग हमने ले लिया है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डी एस से। क्योंकि अभी इससे पहले हम जो ले रहे थे एरिया वेक्टर, वो क्या ले रहे थे, डी ए ले रहे थे। क्योंकि हम डी ए भी ले सकते हैं और डी एस भी ले सकते हैं, यस फॉर सरफेस, वहाँ ए फॉर एरिया, दोनों एक ही चीज़ है।
तो ये अल्पांश भाग के कारण जो इस गोले के केंद्र पर कोण बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। अगर इसको हम गणितीय रूप में परिभाषित करें या गणितीय रूप में इसको लिखना चाहें तो ओमेगा बराबर लिख सकते हैं ds/r²। अब एक चीज है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ से हम परिभाषित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करें, बराबर कर देंगे। जब दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। अब एक चीज है, अब आर को हम क्या कर सकते हैं, r² को तो घटा बढ़ा सकते नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, ds है, यानी ds का मान हम ज्यादा भी ले सकते हैं और ds का मान छोटा भी ले सकते हैं। अगर ds का मान अगर हम क्या करें, त्रिज्या के वर्ग के बराबर ले लें, यानी जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम त्रिज्या के वर्ग के बराबर ले लें तो जो कोण इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण गोले के केंद्र पर बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एक स्टेरेडियम कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि एक स्टेरेडियन, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि ds बराबर क्या कर दें, r² कर दें, तो हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर ds के जगह पे r², नीचे भी क्या है r², ऊपर से नीचे दोनों बराबर, ये कैंसिल हो गया, अनुसार बराबर हो गया, तो ये आ गया 1। तो यहाँ से क्या मिला, ओमेगा का मान मिल गया 1 स्टेरेडियन। अब यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कि 1 स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, जबकि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर, यानी गोले के। अब एक चीज है, अगर ये हमारा क्या करें, ये जो हमने ये क्षेत्रफल अल्पांश भाग लिया है, यानी जो हमने गोली पृष्ठ लिया है, अगर ये गोली पृष्ठ को क्या कर दें, हम थीटा एंगल पर रोटेट कर दें, मान लीजिए अगर ये क्या हो जाए, ऐसे रोटेट हो जाए, अगर ये ऐसे रोटेट हो जाए, मतलब ये कितना एंगल बना लिया, यहाँ से थीटा एंगल अगर बन जाए, ये हमारा क्या है, ये जो गोली पृष्ठ है हमारा क्या हो गया, अगर ये ऐसे थीटा एंगल पर रोटेट हो गया, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, तब ये हमारा क्या है, ds क्या है, ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, थीटा एंगल पे झुक गया, इसका मतलब इसको हम दो घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये जो हो जाएगा, जो लंबवत घटक, जो लंब की अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, वो होगा ds cos थीटा, और ये तब क्या हो जाएगा हमारा, यानी ये भी थीटा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ds। यानी अगर ds हमारा क्या हो गया, थीटा एंगल पे अगर झुका दिया जाए, अगर झुक जाए, तब हमारा जो गणितीय रूप कुछ ऐसे बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा बटे r²। ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर सॉलिड एंगल के वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ सॉलिड एंगल। अभी हम जानते हैं, पढ़े हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है ds cos थीटा बटे r²। इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं, क्योंकि आर कैप क्या है, एकांक सदिश है। आर कैप के लिए हम लिख सकते हैं वेक्टर आर बटे मॉड ऑफ वेक्टर आर बराबर लिख सकते हैं वेक्टर आर बटे आर। तो वहां से अगर अभी हम आर कैप का मान रखें तो ये लिखा जा सकता है कुछ ऐसे, ds cos थीटा वेक्टर आर बटे r² इंटू आर, यानी ओमेगा इक्वल टू लिखा जा सकता है ds इंटू आर वेक्टर आर और cos थीटा, या फिर ऐसे ही रहने दें जैसे कि हम लोगों ने पहले लिखा था, यानी जो हमने पहले लिखा था उसके लिए लिख सकते हैं ds cos थीटा इंटू वेक्टर आर बटे हो जाएगा r³। अब एक चीज है, ये देखिए ये क्या है, ये भी अपने आप में एक सदिश राशि है और ये क्या है, अपने आप में एक सदिश राशि है ही। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो सदिश राशियां हैं और क्या है, बीच में cos थीटा है। और जब दो सदिश राशि का गुणनफल cos थीटा के साथ आता है तो उससे जो प्राप्त होने वाली राशि होती है वो भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। इसलिए ओमेगा कैसी हो गई, एक अदिश राशि हो गई। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ds इंटू वेक्टर आर बटे r³, या ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ds इंटू वेक्टर आर बटे r³। तो ये क्या हो गया,
घन कोण का सदिश फॉर्म, जहाँ पे वेक्टर आर क्या है, यानी डीएस का जो क्या है, स्थिति सदिश है। यानी जो ये हमने क्षेत्रफल ले रखा है गोले का जो पृष्ठ ले रखा है, इस पृष्ठ का ये क्या है, वेक्टर आर स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है।